नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं तो फिर ये तो पता ही होगा कि इंडियन पॉलिटिक कितना जरूरी सब्जेक्ट है। तो आज हम उन्हीं सवालों पर सीधे चोट करेंगे जो एग्जाम में बार 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 पूछे जाते हैं। अक्सर होता यह है कि पॉलिटी का इतना बड़ा सिलेबस देखकर ना लगता है जैसे कोई पहाड़ सामने खड़ा हो गया हो। सही कह रहा हूं ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई क्या ये सच में तैयारी का सबसे मुश्किल हिस्सा है? देखो, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तैयारी स्मार्ट तरीके से की जाए तो चलिए फालतू की बातें छोड़कर सीधे उन सवालों को पकड़ते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार घूम फिर कर हमारे सामने आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझना हो तो उसकी नींव से शुरू करना पड़ता है ना? बस वैसे ही इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए हमें इसके फाउंडेशन यानी हमारे संविधान की नींव से ही शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तारीख है 26 जनवरी 1950। लेकिन रुकिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। यही तारीख क्यों? 26 जनवरी ही क्यों? इसकी एक खास वजह है, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ था, और उसी की याद में ये दिन चुना गया। अच्छा, तो इतना बड़ा जो ये संविधान बना, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और हम सब उन्हें बहुत सम्मान के साथ क्या कहते हैं? संविधान का जनक या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। भारतीय संविधान कितना बड़ा है? इसमें 470 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स। सोचिए, यही वजह है कि यह दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना गहरा और कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ठीक है, फाउंडेशन की बात हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है, यानी हमारे अधिकार। आखिर हमारा संविधान हमें क्या ताकत देता है? चलिए देखते हैं। तो हमारा संविधान हमें पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे आखिर में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सच कहूं तो यही 6 अधिकार हमारे लोकतंत्र की असली जान है, इसके असली पिलर हैं। इन 6 में से भी एक अधिकार ऐसा है जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सवाल उठता है कि ये इतना खास क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि अगर बाकी 5 अधिकारों में से कोई भी आपसे छीना जाए तो यही वो आर्टिकल 32 है जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। ये एक तरह से बाकी सारे अधिकारों का गारंटी कार्ड है। अच्छा, एक और सीधा सा सवाल जो एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? जवाब एकदम सीधा है, आयरलैंड। इसको तो बस दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, अधिकारों की बात तो हो गई, पर ये इतना बड़ा देश चलता कैसे है? सरकार कैसे काम करती है? अब हम गवर्नेंस के उन मेन पिलर्स को समझेंगे जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है, देश के प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? क्या हम और आप सीधे वोट देते हैं? नहीं, उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अब इसमें होता कौन कौन है? ध्यान से सुनिए। लोकसभा के चुने हुए मेंबर्स, राज्यसभा के चुने हुए मेंबर्स और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स, ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब बात करते हैं संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें फर्क क्या है? देखिए, राज्यसभा एक तरह से परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और वो स्टैगर्ड तरीके से रिटायर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लोकसभा, जो जनता का सदन है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भंग हो सकती है, मतलब डिसॉल्व हो सकती है। और क्योंकि हम खास तौर पर यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ये नंबर तो पता होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? जवाब है 403। ये नंबर याद रखिएगा। एक और आर्टिकल है जो बहुत चर्चा में रहता है, आर्टिकल 356। ये क्या बला है? ये प्रेसिडेंट्स रूल से जुड़ा है। अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही, मतलब वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया हो, तो केंद्र सरकार इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ठीक है, सरकार कैसे बनती है ये तो समझ लिया, पर इस सरकार पर नजर कौन रखता है?
अब उन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो लीगल और फाइनेंशियल वॉचडॉग का काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्याय के सबसे बड़े मंदिर की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को और ये दिल्ली में है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है जिसके फैसले आखिरी होते हैं और जो संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है। अच्छा, सरकार जो इतना पैसा खर्च करती है उसका हिसाब किताब कौन जांचता है? ये जिम्मेदारी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, यानी CAG की। CAG सरकार के हर खर्चे का ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को देता है और फिर वो रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। एक तरह से ये जनता के पैसे का रखवाला है। ओके, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं। अब बारी है एक रैपिड फायर राउंड की, जिसमें हम देखेंगे संविधान के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तैयार हैं सब? तो पहला सवाल, 42nd अमेंडमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? सोचिए, बहुत मशहूर नाम है इसका। और इसका जवाब है द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान। और ये नाम इसे क्यों मिला? क्योंकि इस अकेले अमेंडमेंट ने संविधान में इतने ज्यादा बदलाव कर दिए थे कि अपने आप में ही एक छोटा मोटा संविधान बन गया था। चलो अगला सवाल, पंचायती राज सिस्टम, ये किस अमेंडमेंट से आया? ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस से जुड़ा है और बहुत ही जरूरी सवाल है। इसका एकदम सीधा जवाब है 73rd अमेंडमेंट। इसी संशोधन ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी संवैधानिक दर्जा दिया, और इसी से हमारे देश में डेमोक्रेसी एकदम ग्रासरूट लेवल तक मजबूत हुई। तो ये थे इंडियन पॉलिटी के कुछ सबसे जरूरी सवाल और फैक्ट्स। इन कोर कॉन्सेप्ट्स पर अगर अच्छी पकड़ बन जाए तो यूपीएससी परीक्षा में सफलता का रास्ता काफी आसान हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, संविधान का आखिर वो कौन सा हिस्सा है जो भारत को सच में मजबूत बनाता है? क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, या हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, या फिर हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इस पे सोचिएगा जरूर।